हेलो एवरीवन। आज वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर ऑल द मेडिकल एग्जाम्स दैट इज नीट, बीएससी नर्सिंग, एम्स नर्सिंग और एनी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। सबके लिए एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने डाले हैं वो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनमें आपको कैसे हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये आपको ट्रिक देखनी है, कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे और कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से आंसर देखने हैं। चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल देख लिया है। जिसने नहीं देखा है वो जाके वो वीडियो देखो। जब आपको एलिमेंट की नॉलेज हो जाएगी तब आपको बॉन्डिंग बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। So the first question is the element that can show greater ability to form p pi multiple bond. फर्स्ट थिंग हमें मल्टीपल बॉन्ड्स देखने हैं। सेकंड हमें क्या देखना है, पी पाई। अगर हम बात करें कार्बन, अगर हम ये हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, दैट इज योर 14th ग्रुप, जिसमें हमारे पास एलिमेंट होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। इसमें हमारे पास 2p ऑर्बिटल होती है, इसमें 3p होती है, इसमें 4p होती है और इसमें 5p ऑर्बिटल होती है। तो जो हमारा कार्बन है इसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा। अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज क्या होगा, स्मॉल। और जो ये 2p होता है ये ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2p की जो ओवरलैपिंग होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 3p देन एज कम्पेयर टू 4p एंड एज कम्पेयर टू 5p। ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसा कोई होता है तो अगर हम बात करें 2p की ओवरलैपिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 3p एंड एज कम्पेयर टू 4p। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, कि कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बना सकते हैं। तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी उतनी ही क्या बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे हम हाइड्रोजन के दो एटम को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल है, 1s। तो यहाँ पे क्या बनेगी, सेम ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, सेम एज एटॉमिक ऑर्बिटल। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर द बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते कौन से हैं। तो जितने भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल। और अगर हम डायरेक्शनल की बात करें तो डायरेक्शनल बॉन्ड बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड को, और नॉन डायरेक्शनल बोला जाता है आयनिक को। तो हमें कौन सा देखना है, आयनिक बॉन्ड देखना है। तो आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अगर एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो उनके बीच में आयनिक बनेगा। अगर दोनों नॉन मेटल हैं तो क्या बनता है, कोवेलेंट। तो आप देखो नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, तो इसमें तो नहीं बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं BCl3। यहाँ पे बोरोन भी क्या है, नॉन मेटल, और क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल, तो यहाँ पे भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं। रुबीडियम हमारे पास क्या, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ये कैसा होगा, मेटल। और क्लोरीन क्या होगा, नॉन मेटल, तो यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पे देखो बेरिलियम भी एस ब्लॉक का है, ये भी मेटल होता है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो यहाँ पे भी बनना चाहिए आयनिक बॉन्ड, लेकिन नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दैट इज लेस देन 1.7। ठीक है, 1.7 से कम होने की वजह से ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, रुबीडियम क्लोराइड, क्योंकि रुबीडियम मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ये क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। So the question number 4 is decreasing order bond order of carbon monoxide। यहाँ पे क्या होगा, CO के बीच में हमारे पास बनता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम CO2 की बात करते हैं तो यहाँ पे बनता है डबल बॉन्ड। दिस इज अवर कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड अगर हम कार्बोनेट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है कार्बोनेट का, और इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सपोज हम इसको ऐसे यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन के आएगा वो दैट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो होता है दैट इज बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर तो सबसे ज्यादा होगा, तो जो ए वाला पार्ट है उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद किसका हो जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड का, और डबल बॉन्ड क्या है हमारे पास बी, तो बी का उससे कम एंड कार्बोनेट का सबसे कम। तो ये जो ऑर्डर है वो हम यहाँ पे टिक कर देंगे, दैट इज ए बी एंड सी। सो दिस इज द डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, सबसे ज्यादा ए का होगा, देन बी का होगा, देन सी का होगा, सबसे ज्यादा सीओ का, देन CO2 का, एंड देन CO3 2 नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व, हाइब्रिडाइजेशन हम करते कैसे हैं, जैसे हमने एक S और एक P को ओवरलैप कराया तो हमारे पास क्या बनी sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम एक S ऑर्बिटल है लेते हैं और दो P ऑर्बिटल लेते हैं तो हमारे पास बनता है sp2। अगर हम एक S और तीन P ऑर्बिटल लेते हैं तो दैट इज sp3। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बनता कैसे है, हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर का एडिशन कराते हैं, या एटॉमिक ऑर्बिटल का एडिशन कराते हैं, या रिमूवल कराते हैं, या सेपरेशन। देखो सेपरेशन और रिमूवल तो कभी नहीं होता, हम क्या कहते हैं एडिशन कर रहे हैं। एडिशन किसका करें, एक s ऑर्बिटल का और एक p ऑर्बिटल का। तो हम क्या कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर रहे हैं, जिससे हमारे पास क्या होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है। नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करने से ओवरलैप कराने से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज कार्बन एटम दिस आर, हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की देखना बहुत इजी है, यू जस्ट हैव टू काउंट सिग्मा बॉन्ड। सो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाते, कार्बन कितने हैं दो हमारे पास, उसके साथ साइनाइड कितने जुड़े हुए हैं चार, तो एक यहाँ पे जोड़ देते हैं CN। ईच कार्बन को हम दो दो साइनाइड दे देते हैं, और साइनाइड क्या बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो एक हम यहाँ पे बना देंगे। अब देखो कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए, यहाँ पे भी दो बॉन्ड बनाए हैं, तो ये आपस में कितने बॉन्ड बनाएंगे दो ही बनाएंगे, ताकि कार्बन की चार वैलेंसी को हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। अब हमें क्या देखनी है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखना बहुत ईजी है। हमें क्या देखना है, सपोज हम इस कार्बन की देख रहे हैं, यहाँ पे मैं 1 मार्क करती हूँ, ये 2 है, ये हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो मैं फर्स्ट कार्बन की देखती हूँ हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा बॉन्ड काउंट करने 1 2 3 4। अगर हमारे पास 4 सिग्मा है तो हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, एक मिनट, ये तो हमारा पाई बॉन्ड होगा ना, ठीक है। तो हमारे पास कितने सिग्मा है 1 2 एंड 3। तो अगर हमारे पास 3 सिग्मा है तो एक मिनट रुको, तो हमारे पास है 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2। देखो हमारे पास है ना, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं किसी कार्बन के अराउंड तो होती है sp2, और अगर 4 सिग्मा होते हैं किसी कार्बन के अराउंड तो वो होती है sp3। तो हमारे पास कितने सिग्मा है 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2। अगर हम इस कार्बन को देखें तो भी इसके पास कितने 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, तो जो C2 वाला कार्बन है उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2, क्योंकि इसके पास कितने 3 सिग्मा है, ठीक है। इसकी भी क्या हो जाएगी sp2। तो एक हाइब्रिडाइजेशन तो हमारे पास आ गई sp2, ठीक है। अगली देखते हैं हम, फिफ्थ सिक्स्थ जो कार्बन है उनको देखते हैं। इस कार्बन के अराउंड, इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, सिर्फ क्या है 2 सिग्मा। 2 सिग्मा होने से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp, क्योंकि ये जो दो बॉन्ड है ये तो पाई बॉन्ड होंगे इसके पास, ठीक है। सिमिलरली इसके पास भी कितने 1 एंड 2, सिर्फ दो ही सिग्मा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी sp, क्योंकि ये दो तो क्या है पाई है। सेम इसकी भी क्या हो जाएगी हमारे पास sp, एंड इसकी भी क्या हो जाएगी sp, क्योंकि इनके पास भी 2 सिग्मा है और इसके पास भी 2 सिग्मा है, ठीक है। तो हमारे पास एक sp2 आई है, दूसरी हमारे पास sp आई है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा sp एंड sp2, ऑप्शन नंबर विल बी सी। हमारे पास दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन ए मैक्सिमम एटम लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में अगर कोई चीज लाई करते, यानी कि हमें प्लेनर स्ट्रक्चर देखना है किसका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास हाफ, यहाँ पे क्या होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम, ये होगा प्लस माइनस हम जो भी चार्ज होगा वो एड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे XeF4 का, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा हाफ, सेंट्रल एटम क्या है जेनोन, जेनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं
8, ठीक है, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम होता है तो कितने मोनोवेलेंट एटम है, 4, 8 + 4 कितना हो गया, 12, 12/2 कितना हो गया, 6, 6 की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। अब हमें क्या देखनी है, इसकी शेप। शेप देखते वक्त हम क्या देखेंगे कि इसने कितने बॉन्ड पेयर बनाए, कितने लोन पेयर बनाए। तो देखो 4 इसने फ्लोरीन है तो इसने 4 तो क्या बनाए होंगे, बॉन्ड पेयर, प्लस टोटल कितने थे, 8 थे, 8 में से इसने 4 तो अपने शेयर कर लिए, तो 2 क्या बचे होंगे, लोन पेयर बचे होंगे, ठीक है, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटली इसके पास कितने बचे हैं, 4 बचे हैं, तो 4 में से क्या होंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे, तो 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। और ऐसे में जो हमारे पास बनती है इसकी शेप, तो वो कुछ इस तरीके से होगी, एक्सी, इसके पास इस तरीके से 4 फ्लोरीन लगे होंगे इक्वेटोरियल पे, और एक्सियल पे इसके पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर, और ये चारों के चारों बॉन्ड किस में होते हैं, प्लेन में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो 4 बॉन्ड पेयर और 6 लोन पेयर, ये जो शेप बनती है इसे हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, XCF4 ज़ेनोन का जो है ये कंपाउंड। नेक्स्ट हम देखते हैं द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्ट्रक्चर। इसमें हमें लोन पेयर कैलकुलेट करनी है और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम वही हाइब्रिडाइजेशन नंबर लिखते हैं, हाफ इंटू वैलेंस, सेंट्रल एटम क्या है, ज़ेनोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। अब मोनोवेलेंट एटम काउंट करने, देखो ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होता है तो इसको काउंट नहीं करना है। फ्लोरीन हमारे पास क्या होता है, मोनोवेलेंट, तो इसके कितने हैं हमारे पास, 4, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12/2, दैट इज 6। 6 में हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 और ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। तो हमारे पास ये तो आ गई sp3d2, तो इन दोनों में से कुछ होगा, ये तो चलो ऑप्शन पहले ही काट दो। अब हमें क्या देखने हैं, लोन पेयर। अब इसने बनाए कैसे, देखो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, बाकी के इसने इन्वॉल्व करें, और एक क्या बचा है इसके पास, लोन पेयर बचा है। तो ये जो शेप होती है ये हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर पाइरामिडल, ठीक है। अब इसके पास कितने लोन पेयर बचे हैं, एक लोन पेयर बचा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, sp3d2 एंड 1 लोन पेयर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, आपको इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखो फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर होता है पहले तो हम वो बना लेते हैं। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है और 3 नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास 3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर दे सकते हैं, सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो टोटल इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। हम लास्ट तक देखते हैं, पहले हम सबसे पहले निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है, उसके बाद हम इसका बाकी का देखेंगे, फॉर्मल चार्ज, और हमेशा इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है, फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड, हाँ बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज हमें दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज देखते हैं, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस पे अप्लाई करके देखते हैं। अब हम फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन का कैलकुलेट करते हैं, इसने शेयरिंग करी है, ठीक है, प्लस में इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए हमारे पास 6। अब देखो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे, ठीक है। उसको छोड़ो, हम शेयर्ड पेयर देखते हैं, माइनस हाफ ऑफ शेयरिंग कितने की करी इसने, 2 की, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं, ये क्या होगा, 6 - 6 कितना हो गया, 0, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 6 - 1, आंसर क्या आया हमारे पास, -1 फॉर्मल चार्ज आया, ठीक है। अब -1 में हमें क्या करना है, देखो अब ये जो -1 है इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये -1 इन 4 ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो टोटल हमारे पास कितना आ रहा था, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, टोटल हमारे पास कितना आ रहा था यहाँ पे, -3, और कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो -3/4,
अगर हम टोटल फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, देखो हमारे पास एक ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है -1, इस पे भी -1, इस पे भी -1, -1 3 ऑक्सीजन पे आ रहा है, टोटल हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और ये बॉन्ड को ऐसे रेजोनेंस से शेयर कर सकते हैं, डीलोकलाइज कर सकते हैं। तो -1 फॉर्मल चार्ज 4 ऑक्सीजन पे स्प्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/4। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे -0.75। तो ये तो आंसर किसका आया है, फॉर्मल चार्ज का। अब हमें दूसरी चीज क्या देखनी है, बॉन्ड ऑर्डर। जब भी हमसे इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है कि हमें एक्चुअल में नहीं पता कि क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे आप बॉन्ड ऑर्डर नहीं बता सकते सिंगल है या डबल है, ठीक है, एक है या दो है। तो इसमें हम कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं वो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, देखो इस चीज को देखते हैं हम एक बार, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो टोटल बॉन्ड हमारे पास कितने आ रहे हैं, 5। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल कितने बन रहे हैं, इसके 4 बनेंगे। अगर आप देखेंगे तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं 5/4, दैट इज 1.25। दिस इज योर बॉन्ड ऑर्डर। सो इट इज बिटवीन 1 and 2। हमेशा जब भी डीलोकलाइजेशन होती है तो 1 और 2 के बीच में मिलता है आपको बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग था, डायरेक्ट फॉर्मल चार्ज यहाँ पे नहीं लिखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहे तो हम सभी में डीलोकलाइज करके निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -0.75, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.25। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is, which of the following species show deviation from octet rule? देखो deviation show करते कौन है, या तो उनके 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, हम ऐसे समझ सकते हैं। डेविएशन शो किया जाता है, पहला मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, या थर्ड होता है हमारे पास ओड इलेक्ट्रॉन। ये 3 हमारे ड्रॉबैक होते हैं ऑक्टेट रूल के, ठीक है। अगर हम AlCl3 के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, सिर्फ कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी ड्रॉबैक है, ये भी फॉलो नहीं करेगा ऑक्टेट रूल को। नेक्स्ट हम SF6 को देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर हम लेविस के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो सल्फर के पास 6 थे, 6 उसने शेयर कर लिए, तो सल्फर के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12। तो दैट इज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी नहीं करेगा ऑक्टेट रूल को फॉलो। अगर हम NO की बात करते हैं तो NO का स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, ये क्या करेंगे, 2 को शेयर करेंगे और इसके पास बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और इसके पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम इनकी बात करते हैं इस तरीके से, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो दैट इज ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा ओड इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल है। तो ये तीनों के एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने कोशिश किया कि केमिकल बॉन्डिंग के हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चन उठाएं जो कि बहुत थोड़े से ट्रिकी टाइप के हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा कंसेप्ट। तो कोशिश यही की है कि हम हर टॉपिक को कवर अप करें। अगर इसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर, एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रीली। सो अगला हम चैप्टर कवर अप करने वाले हैं D ब्लॉक, F ब्लॉक एंड देन कोऑर्डिनेशन। तो यही सीक्वेंस चलेगा, ये हमारी सेकंड वीडियो है। अगेन हम कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन में हम सभी चैप्टर्स को कवर अप करें, ताकि आपके नीट के लिए भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाए, प्लस नर्सिंग के लिए भी हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।